नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज मुद्दा का विषय चीन को चेतावनी। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इधर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीनी सैनिकों ने एलएसी के पास डेमचोक में कुछ भारतीय चरवाहों को रोक दिया। सैनिकों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह उनका क्षेत्र है। यह मामला 21 अगस्त का बताया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने डेमचोक में सीएनएन जंक्शन पर सैंडल के पास भारतीय चरवाहों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारतीय सेना के कमांडरों और चीनी सैनिकों के बीच 26 अगस्त को बैठक हुई। अधिकारी ने कहा कि चरवाहे अक्सर इस इलाके में आते रहे हैं। 2019 में भी इस मसले को लेकर दोनों पक्षों में मामूली हाथापाई हुई थी। सूत्रों का कहना है कि दोनों सेनाओं के बीच इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह स्थानीय स्तर पर कमांडरों के बीच मुद्दे को हल करने और एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए एक नियमित बैठक थी। एलएसी पर ऐसी बैठकें प्रोटोकॉल के तहत होती रहती हैं। भारत और चीन अप्रैल 2020 से इस इलाके में डटे हुए हैं। वहीं 15 जून 2020 को गलवान में दोनों पक्षों में हुई झड़प के बाद सेक्टर के कई क्षेत्र नो पेट्रोलिंग जोन बन गए। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं भारत ने भी चीन को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इस झड़प के बाद से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर दोनों देशों ने जवानों की तैनाती में इजाफा किया। दोनों देशों ने करीब 50-50 हजार सैनिक तैनात किए। हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद पिछले साल दोनों देशों ने पैंगोंग और गोगरा से अपनी सेनाओं को वापस ले लिया। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन चीन एलएसी पर भारत को उकसाने की कोशिशें कर रहा है। दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को एक बार फिर कहा कि सीमा की स्थिति से भारत और चीन के संबंधों का निर्धारण होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संबंध आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और आपसी हित पर आधारित होने चाहिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर पिछले 2 साल से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। टकराव वाले बिंदुओं पर दोनों तरफ से बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए गए हैं। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के शुभारंभ के मौके पर अपने संबोधन में एस जयशंकर ने कहा कि एशिया का भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि निकट भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक और स्थिर संबंध के लिए जरूरी है कि वो आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और आपसी हित आधारित हों। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा स्थिति के बारे में सभी को पता है। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, क्योंकि चीन के संबंधों को लेकर हमेशा बात करते हैं और चीन जिस तरह की हरकतें करता है, भारत ने एक बार फिर से ठोस जवाब दिया और संदेश पहुंच गया होगा। 2 खास मेहमान जिनसे इस संदेश को हम समझने की कोशिश करेंगे। दीपक वोरा पूर्व राजनयिक हैं हमारे साथ, और रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े। आप दोनों मेहमानों का सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सैल्यूट के साथ। दीपक वोरा जी, चीन पर हम लोग बहुत लंबे लंबे डिस्कशन भी करते हैं और आपका और विद्वानों का अनुभव हमें मिलता रहता है। एस जयशंकर हमेशा से साफ तौर पर संकेत देते हुए हैं। इस बार फिर से उनके जो शब्द हैं उसको भी हमारे लिए समझ लेना है निश्चित तौर पर। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से एशिया इतना ऊर्जावान और रचनात्मक है कि वो अन्य क्षेत्रों के खुले दरवाजे से लाभ उठाना चाहेगा। यह स्पष्ट रूप से एक तरफा रास्ता नहीं हो सकता। यह स्पष्ट किया है एस जयशंकर विदेश मंत्री साहब ने। क्या संकेत माने जाएं चाइना के लिए? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है अपने शानदार न्यूज चैनल पर शामिल होने का। आपसे सीखूंगा और दूसरे विशेषज्ञ। मैं इस समय अमेरिका में और यहाँ पर सुबह के 4:30 बजे हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं कि यहाँ पर जो अमेरिका के लोग हैं उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है चीन क्या कर रहा है। बस उनका इंटरेस्ट है कि नैन्सी पेलोसी वहां गई थी और चीन के मुंह पर तमाचा मारा। चीन ने कहा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर चुपचाप से बैठ गया। ये यहाँ का डोमिनेंट नैरेटिव है सब। अब जहां तक भारत का प्रश्न है जो आपने पूछा है, चीन की 2 समस्याएं हैं। पहला गुस्सा, उसको गुस्सा मैनेजमेंट नहीं करना आता, और दूसरा है बोस्टफुलनेस, जो अंग्रेजी में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। चाइना को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि आप जो बार बार चीजें कहते रहते हैं और नहीं कर पाते हैं तो लोग तंग आ जाते हैं, आपके देश के अंदर और एक्सटर्नली।
अब जयशंकर साहब ने यह कहा है कि सारी दुनिया एशिया सेंचुरी की बात करती है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर चीन अपना अग्रेसिवनेस नहीं खत्म करता तो फिर कहां से आएगी ये सेंचुरी? सर 19 पड़ोसी हैं चीन के, उसके सबके साथ बहुत बुरे संबंध हैं। लेकिन सर जवाब भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये डिस्कशन जरूर करते हैं, लेकिन जवाब भी तो मिलना चाहिए उस तौर पर। ये जवाब सिर्फ इकलौता भारत है जो देता हुआ आ रहा है, बाकी जिन देशों के साथ संबंध ठीक नहीं है वो जवाब नहीं देते ठोस। वो हमेशा जवाब दे रहे हैं सर। फिलीपींस का आप सुनेंगे वो क्या कहते हैं कि पहले तो उनके राष्ट्रपति कहते थे अरे ये पिंग पोंग बड़ा अच्छा आदमी है, मैं उसको दोनों गालों पर चुम्मी दूंगा और बोलूंगा कितने अच्छे हो। अब कहते हो ये तो कमीना है। मलेशिया में आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है, वियतनाम में आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है, जापान में सुन रहे हैं क्या, जापान तो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। सर चीन चिल्लाता है पेड़ पे चढ़ के, बाकी देश हमारे जैसे चुपचाप से वो करते हैं जो हमें करना चाहिए, जो ज्यादा इफेक्टिव। ठीक, रिटायर्ड कर्नल भी हमारे साथ संतपाल राघव जी जुड़े हैं। कर्नल संतपाल राघव जी, हम हमेशा ये कहते हैं कि चीन के साथ सीमा हमारा विवाद है, हम बिल्कुल सामने खड़े हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। इतने दौर की बातें हो चुकी हैं, लगता है कि अब हमें वक्त आ गया कि ठोस जवाब के तौर पर हमें देना चाहिए, और सीमाओं को लेकर जो हमारी हल्की फुल्की बातचीत हुई या जैसी भी बातचीत हुई उसमें कोई ऐसा संकेत आपको मिल रहा है कि भविष्य में हमारी जो संबंध होंगे वो बेहतर होंगे? जी देखिए, जो आज करंट स्थिति है और जो 16वें दौर की जो बात हुई है, जो हमारे कोर कमांडर साहब हैं, जो पूर्वी लद्दाख के 14 कोर के जो है जनरल सेन गुप्ता जी, और उनके मेजर जनरल यॉन लिंग के साथ में बात हुई थी, और ये 17 जुलाई को हुई थी और 8 घंटे तक बात चली थी जी। और उसमें यही कहा था कि हमको यथास्थिति जो स्टेटस को है वो उस पे, और जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो द्विपक्षीय हमारे जितने भी समझौते हैं वी शुड फॉलो देम। लेकिन आप ये देखें, चाइना ने जो अभी करंट में जो डेमचौक में जो उन्होंने जो हमारे चरवाहे गए हैं वहां पे, और उन्होंने उनको सैनिकों ने उनके जो चरवाहों को वापस भेज दिया और कहा कि ये हमारा इलाका है, आप कभी नहीं आए। जो लोकल कमांडर्स ग्राउंड पे थे उन्होंने बात की लोकल कमांडर्स पे जो वहां पे चाइनीज आर्मी के थे, तो स्थिति बड़ी नाजुक होगी वहां पे, और जो चाइना ने बड़ा सख्त रुख दिखाया है ये एक बहुत गलत है, जो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। ये हमारे जब से जो लाइन है LAC, ये चरवाहे हमेशा जाते हैं वहां। इस सीजन के अंदर जब उनके पशु जाते हैं तो वो हमेशा, आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा इस इलाके के अंदर। तो भारत का जवाब वहां पर क्या रहा? जी, हमारे जो कमांडर्स ने उनको यही जवाब दिया कि ये हमारा चला रहा है हमेशा से, आप इसको रोक नहीं सकते। तो और सबसे अच्छी बात इस बार ये हुई जो हमारा फिजिकल टकराव नहीं हुआ। उनके सैनिक और हमारे सैनिक आप पहले भी देखें, क्योंकि हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, हम वेपन लेके नहीं जा सकते, अम्युनिशन फायर नहीं कर सकते, लेकिन वो जो हैंड टू हैंड जो फाइट होती है विदाउट वेपन, वो सबसे अच्छी स्थिति ये रही कि इस बार वहां पे ये नहीं हुआ। तो चीन की तो ये पॉलिसी रही है ना सर, कि वो जाए फिर धीरे से वो अपना गुस्सा दिखाए, उसके बाद कह दे कि यहाँ पर फिर वहां पर अपनी सेना का जवाबड़ा लगा दे और हम कुछ ना कर पाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उसको हम टर्म्स में कहते हैं इस्लामी स्लाइसिंग। वो 4 किलोमीटर जाता है, फिर वहां पे वो जो जैसा आपने बताया कि वो गुस्सा दिखाएगा, ड्रामे करेगा, या करेगा, फिर वहां पे बातचीत करेगा, फिर वो कहेगा चलो 4 किलोमीटर नहीं तो 2 किलोमीटर पे, मतलब ये करता है। लेकिन भारत ने और हमारी सेना ने और हमारी पॉलिटिकल विल ने जो जवाब दिया है वो अपने आप में एक अद्भुत असाधारण जवाब है जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जो गलवान में जो हमने किया वो इसके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ठीक, दीपक बोरा जी, ठीक है दीपक बोरा जी, हम गलवान में जवाब दे चुके, इससे पहले भी हमने बातों के जरिए भी बहुत ठोस, हमारी कूटनीति भी बढ़िया है, उसके बाद भी अगर ये स्थिति बनती है कि चरवाहों को वहां नहीं जाने दिया जाता है, तो क्या हम माने कि चीन को सही संकेत मिल चुका है? पूरी तरह से मिल चुका है।
कर्नल साहब क्षमा कीजिएगा, ये सलामी स्लाइसिंग ये 3000 साल पुरानी फिलॉसफी है और इसको अब खत्म करिए। वो सलामी स्लाइस करता रहे, हम मीट को बीच में से काटते हैं मैंने इसीलिए डिप्लोमेटिकली। हम सवाल लोग पूछा इसमें था जी। कोई विश्वास नहीं करते। ये सलामी स्लाइसिंग सारी दुनिया करती है। जब भी चीन की इकोनॉमी खराब होती है, डेमोग्राफिक डिजास्टर है, पानी की, खाद्य पदार्थों की कमी है, इंटरनल समस्याएं हैं, हमेशा एक्सटर्नल अग्रेशन करता है सर। चीन होशियार नहीं है, बेवकूफ है। वो अपने इंटेंशन सारी दुनिया के सामने रखता है। सर आपको याद होगा, आपने माओ जेडोंग का नाम सुना है? जो चीन के बड़े नेता होते थे, उनकी जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी वो जब खत्म हुई तो उन्होंने भारत पे हमला किया 62 में। उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन हुई, उसने चीन को बर्बाद कर दिया, यूएसएसआर पे हमला किया। उसके बाद गैंग ऑफ फोर जो माओ की विधवा थी, उसने डेंग जाओपिंग को थ्रेटन किया तो उसने वियतनाम पर हमला किया। अब वो हम पर करने की कोशिश करेगा, सिर्फ अपने लोगों को बताने के लिए, क्योंकि अपने लोगों को उसने क्या कहा है कि चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और एक चीनी सिपाही सारी दुनिया की सेनाओं को खत्म कर सकता है। अब उसके लोग पूछ रहे हैं, टाइगर ये क्या होता है? प्रॉपर्टी तो खत्म हो रही है चीन के अंदर, इकोनॉमी आपकी खत्म हो रही है, गर्मी देखिए कितनी बढ़ रही है। पिंग पोंग साहब, आप नेचर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भारत को क्या आप कंट्रोल कर पाएंगे? बस इतना मैं कहना चाहता हूं सर। आपके भी बच्चे हैं कर्नल साहब, आपके भी। बहुत साल पहले जब हमारी बेटी का जन्म हुआ था, उस समय हमारा बेटा 3 साल का था। जब मेरी पत्नी और मैं बेटी को घर लाए, उसे देख के हमारा बेटा कहता है, अरे इसके तो दांत भी नहीं है। यही सारी दुनिया आज चीन के बारे में कह रही है कि इसके दांत नहीं है, लेकिन वो दिखाने की वोरा कोशिश साहब, करेगा, आप दम नहीं। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। हम चीन के लिए चाहे जितनी भी बातें कर रहे हैं, वो तो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। वो इंच इंच करके जमीन हथियाता जा रहा है। वो भूटान पे भी दबाव बना लेता है, वो लंका पे भी दबाव बना लेता है, वो पाकिस्तान के में जाकर वो उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है, पीओके में आके निर्माण कर लेता है। तो हम कैसे कह सकते हैं ये बात? एक काउंटर क्वेश्चन पूछता, मिला क्या है उसको? उसने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, श्रीलंका पे कब्जा कर लिया, भूटान पे कब्जा कर लिया, क्या मिला है उसको? भूटानी से जाके बात करो, श्रीलंकन से जाके बात करो, पाकिस्तानी से बात करो। अगर किसी से नफरत करते हैं तो चीन से। सर ये दिखाने के लिए होता, इन हकीकत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि भारत के साथ है दुनिया, चीन के साथ नहीं है। पाकिस्तान क्या लगता है भारत के साथ है? श्रीलंका अगर कह रहा है भारत के साथ है तो क्या लगता है भारत के साथ है? इसी तरह से तो रशिया पुचकारता रहा उसको, यूक्रेन को। और क्या स्थिति हो गई यूक्रेन की? जो भी हालात झेले वो तो यूक्रेन नहीं झेले। सर आपने इमरान खान का तो नाम सुना, आजकल तो वो हमारा एम्बेसडर बन गया। और पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं, सरकार की नहीं सर। जब आप बात करें, उनके चैनल देखें, वो सब चाहते हैं दोस्त, सब जानते हैं कि भारत से बहुत आगे निकल गए। चीन से वो खुश नहीं है सर। वर्तमान समय में भारत व्यापार भी कर रहा है। हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, $3 बिलियन से $100 बिलियन तक हो गया है व्यापार। कई चीनी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, कई भारतीय कंपनियां चीन में काम कर रही हैं और बहुत बढ़िया मजे में चल रहा है सब कुछ। उसके बाद भी इस तरह की हरकतें, अगर फिर से वैसी स्थिति बनती तो हम कितना तैयार हैं? अभी तो गलवान जैसी स्थिति की बात कर रहे हैं, युद्ध की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जी देखिए, आज का जो युद्ध है वो एक लिमिटेड वॉर है, ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर नहीं है। ठीक, तो वो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी लैंड फोर्सेस वो बहुत सक्षम है, मैचिंग डिप्लॉयमेंट है। हमारा जो इक्विपमेंट है, जो हैवी इक्विपमेंट है, टैंक, आर्टिलरी गन, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुके हैं लद्दाख सेक्टर के अंदर, और वहां पे हमारी बड़ी मजबूती है। और आज हमारे ट्रूप्स का मोराल बहुत हाई है, मैचिंग डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा रोड वर्क, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स वेल प्लेस्ड है। इसके अलावा एयरफोर्स, मैं लद्दाख सेक्टर की बात कर रहा हूं, हमारे को कटिंग एज है, क्योंकि हम उनकी जो हाइट पे उनको ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। उनके हेलीपैड से जो वो टेक ऑफ करते हैं या एयर स्ट्रिप से टेक ऑफ करते हैं फाइटर प्लेन, उनको डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे कर्नल संतपाल जी,
ये कहा जा रहा है कि अब जो युद्ध होंगे उसमें सेना से ज्यादा तो हाई टेक्नोलॉजी काम आएगी, सेना जी। का तो ज्यादा काम ही नहीं है। जी जी ऐसे युद्धों को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जब जी। हम हाईटेक की बात करते हैं तो यूक्रेन अभी बड़ा एग्जाम्पल, ताजा एग्जाम्पल है। जी देखिए, मिसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से और कम्युनिकेशन नेटवर्क से, साइबर वॉर से, ये आज न्यू टेक्नोलॉजी है। लेकिन ट्रुप्स का होना तो बहुत ही आवश्यक है। उनको चलाने के लिए, उनका मोरल बिल्डिंग के लिए, उनके लिए सारे जवानों के ही और जो सीनियर ऑफिसर्स की जो स्ट्रेटेजी है, लीडिंग जो है, कैप्चरिंग जो है, वो तो ट्रुप्स के फिजिकल कैप्चरिंग होगा। आप ये देखें, रशिया और यूक्रेन का अगर इक्विपमेंट में मैचिंग करें तो रशिया के पास में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, लेकिन उसकी जो डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशनल वो जो चीज है वो ट्रुप्स को एग्जीक्यूशन में काम आता है। बिकॉज हाई लेवल पे स्ट्रेटेजी होता है, मिडल लेवल पे ऑपरेशनल होता है और ग्राउंड लेवल पे जो टेक्निकल होता है। ये तीनों बेस होते हैं। स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो और जब तक ऑपरेशनल पुश नहीं है और लोअर लेवल पे टेक्निकल नहीं है तो कोई भी लड़ाई नहीं जीती सर। आप रशिया का उदाहरण देख रहे हैं आपके सामने। लेकिन मैं हमारे लेवल पे, हमारे संदर्भ में आप देखें, गलवान में जब से ये इंसिडेंट हुआ है, हमारी पॉलिटिकल विल भी है, डिप्लोमेटिकल विल भी है रिजॉल्व करने की, और मिलिट्री माइट ने भी ये प्रूव कर दिया है कि उन्होंने दोबारा से हिम्मत नहीं की है। जब भी आप देखें कि उन्होंने जो है विड्रॉल किया है और हमने कमांडिंग ऑफिसर जो कटिंग एज होता है इंडियन आर्मी का, वो खुद ही कर्नल बाबू गए और मोराल इतना हाई था कि उन्होंने जो गलवान में जो किया वो अपने आप में एक अद्भुत है, असाधारण वीरता है। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये हमने बता दिया कि हमारी आर्म फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है और किसी भी स्थिति के निपटने के लिए तैयार है। ठीक है दीपक बोरा जी, चूंकि अमेरिका ये कह रहा है, युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ इससे पहले भी 2014, 2016, 2018 में हो चुके हैं, एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि युद्धाभ्यास किया जाएगा जो कि चीन की सीमा से 100 किलोमीटर दूर होगा करीब। ये काम आएगा? 100%। अभी कर्नल साहब जो कह रहे हैं it was totally right। जो हमारी ताकत है, अब उसके साथ आप खेल नहीं सकते। डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली हम जवाब डट के देते हैं। सर, एक चीज आपने अभी जिक्र किया कि 3 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर तक ट्रेड बढ़ गया है। सर, जब 30 साल से आप एक ही बिस्तर में सो रहे हो तो तलाक इतनी जल्दी नहीं होता है। 45 साल हो गए मेरी पत्नी और मेरी शादी को। भगवान ना करे अगर तलाक होना हो तो वो 45 मिनट में नहीं होगा, उसमें बहुत समय लगता है। अभी आपने कई चीनी कंपनियों को बाहर निकाल दिया है, कुछ लोगों को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। क्या किया है चीन ने? अभी 2 अमेरिकन पानी के जहाज ताइवान स्ट्रेट से होकर निकले। जी। क्या बोला है चीन ने? अच्छा कोई बात नहीं, हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन एक 84 साल की कमजोर औरत जब वहां ताइवान पहुंचती है तो चाइना जैसे एक खराब बच्चा होता है ना, जब नाराज हो जाए तो अपने खिलौने इधर फेंकता है, उधर फेंकता है, तो एक मिसाइल इधर, एक मिसाइल उधर, फिर चुपचाप से बैठ गया है। सर, उसमें दम नहीं है। हम लोग जो चीन को समझते हैं उसकी अंदरूनी समस्या है कि अगर उसने एक्सटर्नल एडवेंचर लॉन्च किया तो पिंग पोंग साहब इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। वो नहीं करेगा। एक बयान जरूर याद दिलाना चाहूंगा दीपक बोरा जी, जो कि एल्ब्रिस कोल्बी ने दिया था, जो कि राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के प्रमुख लेखक रहे हैं ट्रंप शासन में 2018 में। उन्होंने कहा था अमेरिका और जापान को भारत की जरूरत है। ताइवान को लेकर भी कई बातें कही गई कि जब हिमालय की जो सीमा वो कहीं ना कहीं ताइवान की सुरक्षा के लिए काम आएंगी, यानी भविष्य की तरफ भी देखा जा रहा है। ये जो दो चीजें अमेरिका की तरफ से हो रही हैं, भारत के प्रति जो अपना नजरिया पेश कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं चाइना को डरा रहा है। ये हकीकत है। अगर आप नक्शा देखेंगे, आपके पास भारत के एक टॉप लेवल के सैनिक बैठे हैं कर्नल साहब। अगर आप नक्शा देखें दुनिया का, ताइवान को हटा दें, मान लीजिएगा 2 मिनट के लिए आपने ताइवान को उठा के चंद्रमा पर भेज दिया, तो पूरा जो अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है वो चीन के कब्जे में चीन के थ्रेट में आ जाता है। चीन के तहत सीधा चले। अगर कोई रोक रहा है इस समय, ताइवान है। सर, एक तरह से पानी में बचा हुआ एक हिमालय पर्वत है ताइवान।
और आपने अभी बात की, अमेरिका कह रहा है कि जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो क्वाड क्या है? ठीक। वो सारी दुनिया इकट्ठी होती है, चीन को बता रही, कई देश हमारे साथ। लेकिन वोरा साहब, क्या 4 देशों के आपस में साथ आ जाने से हम नाटो की जगह ले लेंगे क्या? सर 4 देशों को लेकर तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हम बहुत मजबूत हैं। सर नेटो की शुरुआत क्यों हुई? 12 देशों से नेटो की शुरुआत हुई थी। नहीं सर, वो यूरोप, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका तो अटलांटिक के उस पार है, जबकि यूरोप तो इस तरफ था, और सोवियत संघ तो यूरोप के अंदर था, उनका पड़ोसी, उसको कंट्रोल करने के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं के अंदर? हम चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया पर अंग्रेजों ने हुकूमत की, सर वो ट्रेन से नहीं आए थे, प्लेन से नहीं आए थे, मोटर कार से नहीं आए थे, समुद्र से आए थे, क्योंकि समुद्र खुले थे, सबकी ये मानते, वही चीज चाहते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी एंड ओपन के थ्रू। क्वाड वही तो कर रहा है, शुरुआत वो हुई। अब कह रहा है कि वैक्सीन में होगा, डेवलपमेंट में होगा, 5G में होगा, बढ़ता जा रहा है और चीन डरता जा रहा है। ठीक है कर्नल संतपाल जी, चलते चलते सिर्फ आपसे इतना समझना चाहेंगे, एक संकेत देता है सैनिक हमेशा देश को, क्या देश के नाम संदेश देना चाहेंगे? जी, आपके चैनल के माध्यम से न केवल मैं अपने देश को, पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि आज हमारी आर्म फोर्सेस, पॉलिटिकल विल और डिप्लोमेटिकल विल बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही सक्षम है, और पूरे एशिया में हमने ये मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना को, पीछे भी और आगे के लिए भी हम तैयार हैं। हम शांति चाहते हैं जी, रिस्पेक्ट, सम्मान से, और अपनी सीमा की संपूर्ण अखंडता और इच्छा शक्ति से हम शांति चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित, ये तीनों चीजें बहुत मायने रखती हैं, और जब तक चाइना इस तरफ ध्यान नहीं देगा, संबंध बेहतर नहीं हो सकते, और एशिया का जो भविष्य है वो इन्हीं संबंधों पर आधारित होगा। ये कहना है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। चीन को समझना होगा, भारत वो भारत नहीं है और दुनिया वो दुनिया नहीं है जो वो आसानी से दूसरे देशों पर अपनी धाक जमा ले और कब्जा कर ले। भारत हमेशा से आईना दिखाता आया है, और फिर से एस जयशंकर ने जो साफ साफ शब्दों में कहा, उस पर आईना दिखाया। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।